वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द हडसकर प्रॉक्सी। यह मूवी साल 1994 में आई थी, लेकिन इसकी कहानी सन 1958 के समय की है। ये वो समय था जब ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था जो आज के समय में हमें बहुत ही नॉर्मल सी दिखती हैं। कहानी की शुरुआत में नॉर्विल बांस नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो मंसी नाम के एक छोटे शहर से नौकरी की तलाश में न्यूयॉर्क सिटी आता है। दिखने में वो थोड़ा स्लो लगता है, जैसे कोई कम आईक्यू वाला सीधा साधा बंदा हो, लेकिन उसने मंसी के ही एक अच्छे बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएशन की होती है। मगर वो देखता है कि यहाँ हर एक अच्छी नौकरी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जबकि उसके पास किसी भी तरह की नौकरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये देखकर वो परेशान सा शहर की सड़कों पर घूमने लगता है कि तभी एक अखबार का टुकड़ा उसके पैरों से आकर लिपट जाता है, जिस पर उसे एक बड़ी कंपनी में मेल रूम की नौकरी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है और इसके लिए किसी तरह के एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं थी। नॉर्विल की क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये नौकरी बहुत छोटी थी, लेकिन अब उसके पास खर्चे के लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो नौकरी के लिए उस कंपनी की बिल्डिंग की ओर चल देता है। इस कंपनी का नाम होता है हडसकर इंडस्ट्रीज, जो तरह तरह के सामान और खिलौने बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। अब दिखाया जाता है कि 45 फ्लोर की इस बिल्डिंग के 44वें फ्लोर पर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में पता चलता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और पिछले एक साल में कंपनी ने कई नए रिकॉर्ड भी अपने नाम किए होते हैं। मीटिंग में कंपनी के फाउंडर और प्रेसिडेंट मिस्टर वेरिंग हडसकर भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो मीटिंग पर ध्यान देने की बजाय सामने वाली बड़ी सी कांच की खिड़की को देखकर कभी मुस्कुराते हैं तो कभी किसी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हों। अचानक वो उठ खड़े होते हैं और मीटिंग टेबल के ऊपर खड़े होकर उसी कांच की खिड़की की ओर देखने लगते हैं। इसी दौरान नॉर्विल भी कंपनी के बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और इत्तेफाक से जिस वक्त वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है उसी वक्त मिस्टर हडसकर उस कांच की खिड़की से छलांग लगा देते हैं और इस तरह नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के तुरंत बाद सिडनी जे मस्पर्गर नाम का एक बोर्ड मेंबर आता है जिसे मिस्टर हडसकर का खास माना जाता था, लेकिन वो उनकी मौत पर दुख जताने की बजाय इस बात की ज्यादा फिक्र करता है कि अब मिस्टर हडसकर की 87% स्टॉक का क्या होगा। दरअसल इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर खड़े करने वाले मिस्टर हडसकर ने कभी शादी नहीं की थी और ना ही उन्होंने अपनी कोई वसीयत तैयार कराई थी, इसलिए कंपनी के बनाए रूल्स के हिसाब से उनकी मौत से 1 महीने बाद ये स्टॉक शेयर्स पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, यानी नए साल के पहले दिन से इन शेयर्स को कोई भी खरीद सकेगा। मस्पर्गर इसे एक मौके के रूप में देखता है और वो सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर इन स्टॉक शेयर्स को हड़पने का प्लान बनाता है। वो उन सब से एक नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए कहता है जो कोई बेवकूफ किस्म का इंसान हो, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो और जिसे वो अपने इशारों पर नचा सके। वो कहता है कि इस नए प्रेसिडेंट की बेवकूफों वाली मैच से कंपनी के स्टॉक की कीमतें अपने आप नीचे गिरने लगेंगी और 1 महीने बाद वो सब मिलकर इन स्टॉक शेयर्स को कौड़ियों के दाम में खरीद लेंगे। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि नॉर्विल को इस कंपनी में मेल रूम बॉय की एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है और उसे उसी दिन से काम पर रख लिया जाता है। यहाँ उसका काम होता है लेटर्स को कंपनी की बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर बने अलग अलग डिपार्टमेंट तक पहुँचाना। अब मेल रूम में एक ब्लू लेटर आता है और नौकरी के पहले ही दिन नॉर्विल को इसे पहुंचाने का काम दे दिया जाता है, लेकिन ये कोई मामूली लेटर नहीं था, बल्कि इसे कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर हडसकर ने अपनी मौत से थोड़ी देर पहले अपने खास आदमी सिडनी जे मस्पर्गर के लिए लिखा था। नॉर्विल को यह अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि इस लेटर को सीधा मस्पर्गर के हाथ में देना है, न उसकी सेक्रेटरी को और न ही किसी असिस्टेंट को, सिर्फ मस्पर्गर को। इसके बाद नॉर्विल 44वें फ्लोर पर बने मस्पर्गर के ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ वो उस ब्लू लेटर को अपनी एप्रन की जेब में रख लेता है और पहले उसे अपने जूते से निकालकर एक पेपर दिखाता है जिस पर उसने बस एक गोल सर्कल बना रखा था। वो उससे इसे अपना नया आइडिया बताता है और कहता है कि इसे बनाकर कंपनी बहुत फायदे में जा सकती है, मगर इसके बारे में वो सिर्फ इतना ही समझाता है कि ये बच्चों के लिए है, इसलिए मस्पर्गर को वो कोई बेवकूफ लगता है। लेकिन तभी उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में नॉर्विल से उसके एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए पहले वो पूरे ऑफिस में पानी पानी कर देता है और फिर इस आग को बाहर फेंकने के लिए ऑफिस की खिड़की को तोड़ देता है। लेकिन इससे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी उड़कर खिड़की से बाहर की ओर जाने लगते हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश में मस्पर्गर खिड़की से बाहर की ओर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी नॉर्विल उसकी टांगे पकड़ लेता है और उसे मौत के मुंह से बचा लेता है। नॉर्विल की इन हरकतों को देखकर मस्पर्गर समझ जाता है कि इससे बड़ा बेवकूफ उसे और कोई नहीं मिल सकता और इस तरह बिना कोई देर किए नॉर्विल को हडसकर इंडस्ट्रीज का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब अगले कई दिन तक मस्पर्गर और सभी बोर्ड मेंबर्स अपने प्लान की कामयाबी पर हंसते रहते हैं और नॉर्विल को भी जोर जोर से हंसाकर अखबार में उसकी बेवकूफत जैसी फोटो छपवाते हैं, जिससे कंपनी के स्टॉक की कीमतें लगातार नीचे गिरती जाती हैं और इन्हें देखकर वो और भी हंसते हैं। उनकी इस साजिश से बिल्कुल बेखबर नॉर्विल खुद भी अपनी किस्मत पर बार बार हंसता रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसे कंपनी के स्टॉक की लगातार नीचे गिरती कीमतों का एहसास होता है तो वो मस्पर्गर से इसके बारे में बात करना चाहता है।
लेकिन वो उससे ये कहकर बात को टालने की कोशिश करता है कि ये कोई अजीब बात नहीं है, वक्त के साथ स्टॉक की कीमतें ऊपर नीचे होती ही रहती हैं और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉर्विल उसकी बात पर विश्वास कर लेता है, लेकिन वो उसे अपने उस गोल सर्कल वाले डिजाइन की याद दिलाकर कहता है कि इसे बनाने में बहुत ही कम लागत आएगी और उसे पूरा यकीन है कि उनका ये प्रोडक्ट मार्केट में जबरदस्त हिट साबित होगा। लेकिन मसबर्गर को उसकी बातों और उसके इस नए डिजाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो इसे दूसरे बोर्ड मेंबर्स को दिखाने के लिए कहकर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और नॉर्विल भी अब बाहर बने एक कैफे में बैठकर कॉफी पीने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है और आंखों में नकली आंसू भरकर उससे अपने आप को किस्मत की मारी हुई कोई बेबस लड़की बताती है जिसे किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश है। नॉर्विल उसे इग्नोर करके जब वहां से जाने लगता है तो वो बेहोश होने का नाटक करती है, जिसके बाद वो इसे उठाकर अपने ऑफिस में ले आता है। यहाँ उसे लिटाकर जब वो कुछ देर के लिए वॉशरूम में जाता है तो वो लड़की ऑफिस में रखी एक फाइल खोलकर उससे ये अंदाजा लगा लेती है कि नॉर्विल मंसी शहर का रहने वाला है। इसलिए जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो उससे अपने आप को भी मंसी की रहने वाली बताती है। ये सुनकर नॉर्विल उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे तुरंत अपनी सेक्रेटरी की नौकरी पर रख लेता है। इसके बाद वो लड़की एक न्यूज एजेंसी में जाकर नॉर्विल पर एक स्टोरी टाइप करने लगती है और यहाँ पता चलता है कि वो एमी आर्चर नाम की एक न्यूज रिपोर्टर है जिसे नॉर्विल की जासूसी करके उस पर एक मसालेदार स्टोरी लिखने के लिए भेजा गया था। अगले दिन नॉर्विल अखबार में वो स्टोरी पढ़ता है जिसमें उसे बहुत बड़ा बेवकूफ बताया गया था। इसे पढ़कर वो गुस्से में अपनी नई सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाता है, जिसने उसे अपना नाम एमी आर्चर की जगह एमी स्मिथ बताया होता है। नॉर्विल एमी से उस स्टोरी राइटर के नाम एक लेटर लिखने के लिए कहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो राइटर खुद उसकी सेक्रेटरी ही है। इस लेटर में वो उस राइटर के लिए ऐसे ऐसे मुंह तोड़ जवाब लिखवाता है जो एमी को बहुत बुरे लगते हैं। उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो नॉर्विल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारकर वहां से निकल जाती है और बेचारा नॉर्विल अपना गाल पकड़कर वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि एमी को उसकी ये बात क्यों बुरी लगी। अब एक रात को चुपकर एमी नॉर्विल के ऑफिस में जाती है क्योंकि उसे लगने लगा था कि नॉर्विल को बेवकूफ समझकर उससे गलती हो गई है और अब वो उसके बारे में और भी जानना चाहती है। लेकिन ऑफिस में उसे नॉर्विल की मेल रूम वाली एप्रन के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उसके ऑफिस में लगे एक दरवाजे से होकर एक सीक्रेट टनल में पहुंच जाती है जहाँ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगे बड़े से घंटे को चलाने वाली मशीनें लगी हुई होती हैं। यहाँ उसे मोसेस नाम का एक अजीब आदमी मिलता है जिसे उसके असली मकसद के साथ साथ उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम होता है। एमी के पूछने पर वो उसे नॉर्विल को प्रेसिडेंट बनाए जाने का मसबर्गर का असली प्लान भी बता देता है कि किस तरह वो कंपनी के स्टॉक की कीमतें नीचे गिराकर उन्हें खुद ही खरीदना चाहता है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि नॉर्विल जैसा दिखता है वैसा है नहीं और उसे बेवकूफ समझकर वो सब गलती कर रहे हैं। एमी को लगता है कि उसे एक बहुत बड़ी स्टोरी मिल गई है जिससे वो इस बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का पर्दाफाश कर सकती है, लेकिन उसका एडिटर इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कह देता है कि वो तब तक ये स्टोरी नहीं छापेगा जब तक वो उसे कोई ठोस सबूत लाकर नहीं देती। इधर कंपनी की क्रिसमस पार्टी में मसबर्गर उसे कंपनी के कुछ स्टॉक होल्डर्स से मिलवाता है जो स्टॉक की गिरती कीमतों को लेकर बहुत गुस्से में होते हैं और उससे जल्द ही कोई एक्शन लेने के लिए भी कहते हैं। अब पार्टी के बाहर एमी नॉर्विल से मिलने उसके पास आती है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है। आज वो उसे अपनी असलियत बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन नॉर्विल का भोलापन देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और फिर वो उससे कुछ नहीं कहती। फिर भी उससे ये जरूर कहती है कि उसे हर किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग उसके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। अब अगले दिन बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में नॉर्विल अपना सर्कल वाला डिजाइन पेश करता है। इसे देखते ही मसबर्गर और दूसरे बोर्ड मेंबर्स इसका प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये एकदम बकवास आइडिया लगता है जो मार्केट में बुरी तरह फेल हो जाएगा और इन बचे हुए 5 दिनों में स्टॉक की कीमतें और भी नीचे गिर जाएंगी। इसलिए अब बिना कोई देर किए इसका बहुत ही हाई स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है और इसे नाम दिया जाता है द हुला हूप। इसके बाद इसे मार्केट में उतार दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में इस हुला हूप को खरीदने कोई नहीं आता, जिसकी वजह से दुकानदार इसका दाम कम करते करते ना के बराबर कर देते हैं और आखिर में एक दुकानदार गुस्से में इसके कुछ पीस रास्ते में फेंक देता है, जिनमें से एक पीस एक बच्चे को मिल जाता है और इसके बाद जो वो बच्चा इस हुला हूप के साथ खेलना शुरू करता है तो बाकी सभी बच्चे उसे देखते ही रह जाते हैं और अब दुकानों पर इसे खरीदने के लिए बच्चों की लाइनें लग जाती हैं। लेकिन सिर्फ बच्चे ही इसके दीवाने नहीं थे, बल्कि ये हर उम्र के लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाता है और अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, नॉर्विल बार्न्स, हटसकर इंडस्ट्रीज का नौजवान प्रेसिडेंट जिसने कंपनी को डूबने से बचा लिया। इस तरह हुला हूप की कामयाबी से कंपनी के स्टॉक की कीमतें पहले से भी बहुत ऊपर चली जाती हैं और मसबर्गर का प्लान फेल हो जाता है, जिससे सभी बोर्ड मेंबर्स बहुत परेशान हो जाते हैं और उनमें से एक तो मिस्टर हटसकर की तरह ही बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश भी करता है। लेकिन मसबर्गर ने अब खिड़की में फ्लेक्सी ग्लास नाम का एक ऐसा मजबूत कांच लगवा दिया था जो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। मसबर्गर अब कहता है कि उसका प्लान फेल जरूर हुआ है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और अब वो नॉर्विल के खिलाफ कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बनाने लगता है।
अगले दिन एमी को दिखाया जाता है जो नॉर्विल के ऑफिस आकर उसे बताती है कि कंपनी के 80% एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा रहा है। लेकिन नॉर्विल अपने खिलाफ हो रही साजिश पर ध्यान देने के बजाय शहंशाहों की तरह बैठकर अय्याशी कर रहा होता है। हुला हुप की कामयाबी के बाद उसमें काफी घमंड आ गया था, इसलिए वो एमी की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है, इसलिए 80% एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने का फैसला भी उसी का है। नॉर्विल के इस बदले हुए रूप को देखकर एमी को लगता है कि ये वो नॉर्विल नहीं है जिससे वो प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बस नाम का वो लिफ्ट ऑपरेटर किसी तरह नॉर्विल के ऑफिस में आकर उसे अपना एक डिजाइन दिखाने लगता है, जो कि ड्रिंक्स पीने वाले स्ट्रो का ही नया रूप होता है, लेकिन इसे बीच में से मोड़ा भी जा सकता था। उस जमाने में ये बिल्कुल नया आइडिया था, लेकिन नॉर्विल जब एक घमंडी बिजनेसमैन की तरह बातें करने लगा था, वो बस को बेवकूफ बताकर उसके इस डिजाइन को रिजेक्ट कर देता है और अपना कीमती टाइम बर्बाद करने के लिए उसे नौकरी से भी निकाल देता है। इधर मसबर्गर को किसी तरह एमी की असलियत पता लग जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है और आज रात को वो नॉर्विल को मीटिंग रूम में बुलाता है। यहाँ पहले वो उसे बताता है कि लिफ्ट ऑपरेटर बज ने उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि हुला हुप का ओरिजिनल आइडिया उसका था, लेकिन नॉर्विल ने उसका आइडिया चुराकर अपने नाम कर लिया। इसके बाद वो उसे एमी की असलियत बताता है और कहता है कि एक जासूस को नौकरी पर रखकर उससे कंपनी की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है, इसलिए नए साल की पहली बोर्ड मीटिंग में उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने के साथ ही कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। इस तरह नॉर्विल के दिमाग से खेलकर वो चला जाता है और उसकी इन बातों से नॉर्विल को गहरा धक्का लगता है। लेकिन मसबर्गर का यही तो प्लान था, वो नॉर्विल की दिमागी हालत खराब बताकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहता था, जिससे कंपनी के स्टॉक की कीमतें फिर से नीचे गिर जाएंगी। अब नॉर्विल एक बार में जाकर काफी रात तक शराब पीता रहता है, जिससे तंग आकर बारटेंडर एमी को फोन करके बुला लेता है। एमी अपनी असलियत छुपाने के लिए उससे माफी मांगती है और इस मुसीबत से लड़ने के लिए उसमें हौसला जगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन नॉर्विल उसे माफ नहीं करता और पार से निकलकर अब वो न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल जाता है, जहाँ हर अखबार में उसके फ्रॉड और दिमागी रूप से बीमार होने की खबर होती है। ये देखकर उसे बेहद शर्मिंदगी का एहसास होता है और अब वो और ज्यादा शराब पीने के लिए एक दूसरे बार में जाता है, लेकिन यहाँ उसे वो लिफ्ट ऑपरेटर बस देख लेता है जिसे उसने नौकरी से निकाला था। नॉर्विल को देखते ही वो उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है और उसे फ्रॉड बताकर लोगों की एक भीड़ के साथ उसके पीछे पड़ जाता है। नॉर्विल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कंपनी की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन अब शर्मिंदगी उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो भी अपनी जान देने का फैसला कर लेता है। अब वो ऊपर ऑफिस में रखी अपनी मेल रूम वाली एप्रन को पहन लेता है और खिड़की खोलकर बाहर खड़ा हो जाता है, मगर इतनी ऊंचाई देखकर वो डर जाता है और ऑफिस के अंदर वापस आने लगता है। लेकिन तभी मसबर्गर का वफादार एलोयसियस खिड़की को अंदर से बंद कर देता है, जिससे हड़बड़ी में नॉर्विल का पैर फिसल जाता है और अब वो 44वें फ्लोर से नीचे गिरने लगता है। यहाँ मूवी में एक मजेदार बात दिखाई जाती है कि क्लॉक रूम वाला वो अजीब आदमी मोसेस बिल्डिंग पर लगे घंटे के समय को रोक देता है, जिससे नॉर्विल बीच हवा में रुक जाता है। ये देखकर अलोयसियस ऊपर क्लॉक रूम में जाता है और अब उसके और मोसेस के बीच में लड़ाई होने लगती है। इधर बीच हवा में लटके नॉर्विल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी किसी एंजल की तरह मिस्टर हटसकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसने उनका ब्लू लेटर अब तक मसबर्गर के पास क्यों नहीं पहुंचाया। क्या उसने इतना भी नहीं सोचा कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। अब वो उससे उस ब्लू लेटर को पढ़ने के लिए कहते हैं, जो अभी तक उसकी एप्रन में ही रखा हुआ था। इस लेटर में मिस्टर हटसकर ने लिखा था कि उनकी मौत के बाद उनके 87% स्टॉक को चुने हुए अगले प्रेसिडेंट के नाम कर दिया जाए, जिससे कंपनी के फैसले लेते वक्त उसके ऊपर किसी तरह का दबाव न हो और अगर कभी वो फेल भी हो जाए तो उसे दूसरा मौका मिल सके। ये लेटर लिखते वक्त मिस्टर हटसकर को लगा था कि उनके बाद मसबर्गर ही कंपनी का अगला प्रेसिडेंट होगा, लेकिन एक साजिश के तहत उसने नॉर्विल को प्रेसिडेंट चुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। इस दौरान ऊपर क्लॉक रूम में मोसेस अलोयसियस से लड़कर उसे हरा देता है और इस तरह नॉर्विल सही सलामत नीचे उतर जाता है। अब सबसे पहले वो यहाँ से सीधा एमी के पास जाकर उससे मिलता है और इस तरह उसकी जिंदगी की अंधेरी रात गुजर जाती है। अब मसबर्गर उस ब्लू लेटर को पढ़ता है तो वो भी बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आखिर में नॉर्विल को ही कंपनी का प्रेसिडेंट माना जाता है और अब वो कंपनी के 87% स्टॉक का मालिक भी बन जाता है। जिंदगी ने उसे ये दूसरा मौका दिया था, इसलिए अब वो फिर से कुछ और नए आइडियाज पर काम करने लगता है, जिनमें से एक होता है बच्चों के खेलने की फ्रिस्बी डिस्क। हुला हुप की तरह ही उसका ये आइडिया भी बहुत बड़ा हिट साबित होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।